स्वर्ग नर्क है ही नहीं है। तो ज़रा सोचिए, हमारे अपने पूर्वजों की अपनी कल्पना थी जो ज़बरदस्त है, जो हमको प्रेम के साथ जोड़े रखता है, जो मर कर भी हमारी संस्कृति को बनाए हुए हैं। तो मृत्यु के बाद भी हम पूर्वजों के पास ही जाते हैं, बस बीच में थोड़ा सा भूत भूत वगैरह भटकता है, होता है ना। वो जो समय से पहले मर जाते हैं या फिर कुछ अधूरी इच्छाएं रह गई तो इधर उधर भटकते हैं। वो भी नरक में बोल के नहीं है, आत्मा भटक गई पूर्वज तक पहुँचने से पहले, लेकिन इसकी भी एक निश्चित सीमा होती है ना। इसके बाद क्या है कि हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज एक 4 साल बाद 5 साल बाद वो भूत भी पुराने हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पूर्वज आते हैं और उस आत्मा को लेके जाते हैं अपने पास, अपने लोक में। तो इसमें अपने पूर्वजों की कल्पना में क्या बुरा है बताओ, क्योंकि स्वर्ग नर्क कल्पना ही है। वो चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन कल्पना है ना। तो किसी दूसरे समाज की कल्पना सुंदर, हमारे समाज की कल्पना सुंदर नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात हो जाती है ना। तो ये मौजूद है, ठीक है। तो पूर्वज मरने के बाद भी हमको चला रहे हैं का मतलब हम बीमार होते हैं, हमको अपनी खेती बाड़ी में अच्छी उन्नति चाहिए, तो भी उनकी आत्मा हमको आकर मदद कर रही है, अभी भी संस्कृति में मौजूद है। इसीलिए तो हम लोग रिचुअल्स वगैरह करते हैं, जैसे वही वो कहेंगे जो अनसीन जो शक्ति है ना, जो वो आत्मा नहीं है, वो फिर अलग बात है, उसको हम बाद में बात करेंगे। वो जो रहस्यमयी जो शक्ति है, उसको भी समझाने में हम लोग नहीं सकता है ना, समझा नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो हम अपने पूर्वजों की मदद से, देखो तुम्हारा भी शरीर नहीं है, ये जो शक्ति हुई है ना, इसकी भी शरीर नहीं है, हमसे बात नहीं हो पा रही, तू आओ इसको थोड़ा समझा दो। ठीक है। तो इसी तरह से रिचुअल्स होता है, और इसके बाद ये जो है हमारा जो अनुष्ठान जो है वगैरह चलता है। इसके अलावा हमारे जो शादी विवाह कहें, जो रिश्तेदारी बनाते के, उन सभी में हमारे पूर्वज इतिहास अभी भी जिंदा होता है। कैसे? जैसे कोई एक माला है, आभूषण है ना, तो वो जो आभूषण कितना पुराना है उतना उसका महत्व है ना, है कि नहीं। और पुराना का क्या मतलब होता है? वो इतिहास है। और इतिहास शब्द बोलते इति प्लस हास। इति मतलब हो गया, खत्म। हास मतलब खत्म। इति मतलब इतना ही, इतना में खत्म हो गया। लेकिन हमारा इतिहास नहीं, हमारा था, है और होगा, इसी में चल रहा है ना। इसीलिए क्या है कि दूसरे लोगों की भाषा की वजह से हमारे इतिहास को भी थोड़ा समझने में बहुत सी चीज़ें ये हो जाता है। हमारा इतिहास हास नहीं हुआ है। जैसे आभूषण कितना पुराना है, अगर शादी में जब पारंपरिक विवाह होते हैं, ट्रेडिशनल जब हम लोग शादी करते हैं, उस वक्त शादी के अलावा अगर आप गिफ्ट देना चाहेंगे, सोना चांदी देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, लेकिन शादी के दिन सोना पहनाए या हीरा पहनाए अच्छा नहीं दिखता है ना, नहीं दिखता है ना। हमारे निशी में तो आपके आदि में भी ऐसे ही होंगे जितना मैं जानती हूँ, और वो हमारे पूर्वजों का अपमान है, ऐसा मानते हैं। आप पुरानी चीज़ें ही दो, पुरानी माला दो, अपने मंगों को नया माला मत दो, मर जाएगा वो। हमारे गांव वाले ऐसा कहते हैं, एकदम पुराना प्राचीन वो दो, ये अच्छा होगा, इसका दिल खुश होगा कि इनके माँ बाप ने इतना अच्छा दिया, तो इसकी बेटी को मैं बहुत प्यार दूंगा। तो जितने अच्छे से माँ बाप उसको विदाई देगा, उतने ही अच्छे से इसके बाद जो दामाद के माता पिता को भी माला, और क्या हमारे में तो बहुत मस्त होता है ना, सब बजाने वाले बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जिसको देते हैं, तो हमारी बेटी के जो भी सास ससुर हैं वो भी खुश हो जाते हैं, और उसको बेटी को वहाँ पे ससुराल में इतना प्यार देते हैं। प्राचीन जो हमारे वो एंसेस्टर साथ में चल रहे हैं ना, अभी नहीं है, लेकिन वस्तु के रूप में एंसेस्टर अभी भी हमको अनुशासित कर रहा है, डिसिप्लिन कर रहा है, रिश्तों को जोड़ रहा है। जो दोनों में कहीं में कभी फाइट हो गया, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, उसमें भी तो विवाद होता है ना, केस होता है, तो उसमें भी पुरानी चीज़ों से भी हम ये करते हैं। आजकल तो चलो पैसे वगैरह देते हैं, लेकिन पहले तो पैसे देने के रिवाज नहीं होते थे ना, वो पुरानी चीज़ों को ही देखते। इसका मतलब ये है कि एंसेस्टर अभी भी काम कर रहा है, तो कैसे वो हास हो गया। इसीलिए अपनी चीज़ों को, अपनी पहचान को बहुत सी चीज़ों में करने से पहले
थोड़े से अवेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि अब समय आ गया है कि जब विमर्श की बात चलती है, जैसे फेमिनिज्म हो गया या फिर उस तरह की बातें चलती हैं ना, तो अभी जो है आदिवासी विमर्श, मतलब ट्राइबलिज्म, ट्राइबल पर इसी तरह की जो मैं बात करूँ, इसी तरह की बातों को सामने लाया जाना चाहिए, उस पर लिखा जाना चाहिए, ताकि इनके पास भी वो कि जिसको आप भगवान कहते हैं उसी को हम लोग उयू कहते हैं अपनी भाषा में। भाषा का ही फ़र्क है, चीज़ें वही है, हम उयू कहते हैं और साइंस उसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और अब कहेंगे कि उयू एक है, तो फिर ये रिचुअल्स में भी अलग अलग उयू क्यों हैं, मतलब अलग अलग देवता जो डाइटीज़ वगैरह होते हैं ना, लेकिन एक ही उयू है, उसी से वही एक उयू जो है हज़ारों हज़ार रूप ले सकते हैं, उसके बहुत सारे ज़रूरत के हिसाब से। जैसे मान लीजिए वास्तु इफेक्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक अलग भाव आएगा, अलग फील होगा, और बीच में बैठेंगे तो थोड़ा एक अलग एक फील रहेगा, और पीछे बैठेंगे तो आपका थोड़ा और अलग फील आएगा, और किनारे में बैठेंगे तो आपका फिर अलग एक फील आएगा ना, वो वास्तु है। तो जगह तो एक ही है, लेकिन फील थोड़ा अलग अलग आ रहा है। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पर जब ये रखा था तो मुझे थोड़ा सा कुछ एक फील होगा, यहाँ पर है तो थोड़ा सा एक ये है, तो वास्तु इफेक्ट होता है ना। उसी तरह से एक ही उयू है, वास्तु की तरह ही वो उसका अलग अलग रूप, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हमारे जो एंसेस्टर ने उसके उयू के नाम दिए, उस वास्तु के नाम दिए, और उसी से हमारा रिचुअल्स बनता है अलग अलग। बहुत सारे उयू के नाम है ना, लेकिन उयू में एक है, एक ही उयू है, उसे ये उयू है, वो उयू, ये दो ही उयू, पोलो उयू बहुत सारा, मेरे को तो बहुत सारे उयू के नाम याद नहीं है, सारों को तो मालूम होंगे तो ये इस तरह से इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि आप उसके बेस को समझें, कि सोचेंगे इतना सारा उयू है, ये है वो है। हम कहेंगे उयू, कई लोग इसको जैसे कि यापोम की बात बोल रहे हैं ना, तो आजकल क्या है, खासतौर से ये कुछ यंग जनरेशन के लोग हैं जो यापोम को लेकर के बहुत सारी कविता लिख लेते हैं, कहानी लिखते हैं, फिर उसके चित्र वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन उसको करते समय थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में क्या है कि हमारे जो ट्राइबल आइडेंटिटी को ज़्यादा खतरा रहता है ना, हम ही लोगों को लेकर के वो लोग चिन्हता नहीं करते हैं ठीक है। सब नंबर्स गेम है, हिंदू वाले हमको खींचना है, क्रिश्चियन वाले हमको खींचना है, ये वाले हमको खींचना है, हम किधर किधर घूम रहे हैं पता नहीं, क्योंकि हमको अपने बारे में पता नहीं, तब इधर खींच जाते हैं उधर खींच जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्यों हो रहा है, हम क्यों खींचने दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमको अपने बारे में अच्छे से मालूम। एक ही कहानी मौजूद है जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि ये धरती बन गई, पेड़ पौधे बन गए, नदी नाले बन गए, पहाड़ बन गए, बादल बन गए, हवा बन गई, सब बन गई, लेकिन फिर भी ये धरती थोड़ी सी सूनी सूनी सी, बोरिंग सी है ना। तो इसीलिए ये उयू लोग जो है ना, उयू के कितने रूप हैं जैसे हमने कहा था, वो सब एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं, क्या ऐसा करें कि ये धरती थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। एक कहता है थोड़ा नोटोरियस लोगों को पैदा किया जाए जो माइंड से बहुत चलता हो, और माइंड तो बड़ा चंचल होता है ना, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ रहें, हलचल रहें और अच्छा रहे, क्योंकि ये जो जानवर लोग तो अपने समय पर ही चलते हैं, उनका अपना अलग एक डिसिप्लिन होता है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ी सी चंचल भी हो, लेकिन थोड़े उसके बहुत गहरे भी हो। इतने में दूसरा कहते हैं पता नहीं क्या करें, तब इसके बाद क्या कहते हैं, ये लोग समझ नहीं आता क्या करें, तब क्या कि वो पत्थर जो हिलने लगता है, पत्थर हिलने लगता है, तो ये लोग उतर आते हैं, उतर आके देखा तो क्या है, पत्थर के नीचे से एक नंगा आदमी जो है ना, पुरुष, नंगा पुरुष पत्थर के नीचे से निकलता है। तो इसके बाद उसके पीछे एक स्त्री नंगी है, वो निकलती है, फिर ये दोनों देखते हैं, दोनों निकलते हैं, और जो टीटे होते हैं ना, ग्रासफर, वो उनका जो मेटिंग चल रहा था उसको देखकर ये दोनों भी उसका अनुसरण करते हैं, और इसके बाद उसी से हम मनुष्य जो समाज जो पैदा होते हैं, ऐसा बोलते हैं कहानी। इसका कथा जब कही जाती है ना, वो कथा के पीछे में क्या कहना चाहते हैं उसको देखना चाहिए। किसी चीज़ को बताने के लिए कथाएं गढ़ी जाती, बनाई जाती है ना। तो हमारे एंसेस्टर ये मानते हैं कि
पत्थर से आदमी पैदा हुए, पत्थर बड़े थे तो हम पत्थर से निकले, ये पत्थर से पैदा हुए, पत्थर ने हमको जन्म दिया। फिर कभी कहते हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। अब इसके बाद सोचिए, और ये मनुष्य कैसा, पत्थर ने जिसको पैदा किया ना, अब कहीं पत्थर को पैदा कैसे, उसको ध्यान से सोच कर देखिए, जरा सोचिए, अगर पत्थर नहीं होते तो क्या नदियाँ बहती? बिना पत्थर के नदी होंगी क्या? सोच के देखिए, पत्थर राह में बिछ गए और पानी बहने लगे और ये जीवन पैदा हो गए। नदियाँ नहीं बहती तो हम होते क्या? नहीं ना, तो यही बात है। तो इसलिए पत्थर जीवन है, इसको मामूली ना समझे, हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। और ये मनुष्य जो है ना, ये कैसे, सोचिए, देवता लोग भी नहीं सोच सके। देवता से भी आगे हो गए, अपने से निकल गए। देवता लोग ऊपर मीटिंग कर रहे थे ना, उन्हीं को हिला के तुम क्या है, हम लोग यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये देवताओं को पत्थर के ऊपर से कूद के नीचे आना पड़ा ना। और ये क्या हो गया, और ये कैसे जीवन को शुरू करेगा? देवताओं ने भी नहीं सोचा था, इन्होंने अपने आप से स्त्री पुरुष होके निकले और मनुष्य जाति को जन्म दे दिया। तो इसलिए क्या है कि आज भी नहीं देखते, देवताओं को ही नीचे गिरा देने वाले, कूदने देने वाले लोग, जो हम लोग जो है इतने जंगल में अतिक्रमण करते हैं, ट्रेसपास करते हैं, जंगल भी बैलेंस बिगड़ जाता है ना। जंगल को तो छोड़ दो, इसके बाद समाज में इतने उथल पुथल मचा देते हैं हम लोग, इसके बावजूद भी हम ही हैं, अब और क्या कहें। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं कह रही हूँ कि प्रकृति, यानी प्रकृति का भी हम भी उसका हिस्सा है, यानी हम परिवार हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो दर्शन, तनी दर्शन मानता है कि होल एग्जिस्टेंस एक फैमिली है, परिवार है, पारिवारिक रिश्तेदारी है, ठीक है। इसीलिए तो कोई एक चिड़िया हमारी मई बन गई, कोई एक पक्षी हमारा कई बन गया। और बहुत, फिर नदी माँ बन गई ये, और दोनी जो माँ बन गया, पोलो पिता बन गए, और हमारा जो इवन सीजन तक को, जो ऋतु होती है ना, सीजन को, उसको भी पोल से ही जोड़ के हमने रख लिया। और इसको भी पोल से ही जोड़ के, क्यों, जैसे रत पोल, रजो पोल, मई जून ऐसे गिनते ना, उसको हम अपनी अपनी भाषा में पोल को ही जोड़ करके वो महीना का, ऋतु का नाम रखते हैं, सीजन का नाम रखते हैं। क्यों ऐसे रखा होगा, सोचो। ये आसमान में चांद है और हम सोचते हैं कि चांद हमसे बहुत दूर है। ज़रा सोचो, चांद ही हमें चला रहा है। चांद ना होता तो ये शरीर ना होता, चांद ना होता तो हम जन्म ही ना लिए होते। इस चीज़ को हमारे पूर्वजों ने कितने गहरे से देखे होंगे। इसीलिए तो सीज़न को, धरती पर जितने भी सीज़न चेंज होते हैं ना, वो चांद की वजह से, ऐसा मानते हैं। और इसीलिए उसको हाई कहते हैं। हाई यानी उसको स्पिरिचुअल शब्द में हाई बोलते हैं हमारे ऋषि लोग। इसका मतलब ये है कि चांद से ही इस धरती पर जो जल है ना, पानी, वो बैलेंस में रहता है, और शरीर में जो जल बहता रहता है वो चांद ही कंट्रोल करता है। इसको कैसे हमारे एंसेस्टर ने देखे होंगे, इसीलिए सेंसस आता है। आप कितने आगे आ गए, कितने विकसित हो गए, पढ़ाई लिखाई कितने हो गए, वो सब चीज़ों को सरकार जो है छानबीन करते हैं, और इसके आधार पर ही फिर वो कानून बनाते हैं, किसको क्या प्रोविज़न देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसीलिए तो हर 10 साल सेंसस करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि एसटी प्रोविज़न हटाने लायक हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो सेंसस और एसटी का प्रोविज़न से ये इत्तेफाक नहीं है, ये प्लान का ही सेम हिस्सा होता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करें कि हमारा नाम एसटी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जो चीज़ें हैं ना, वो सरकारी ऑफिशियल जो एक सुविधा के लिए कि एक वर्ग है, ये एक हिस्सा है जिसको ये सुविधाएं दी जानी चाहिए, एक प्रोविज़न दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों को एक ट्राइब यानी एक ग्रुप ऐसा है जो पिछड़ा है, जिसको कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए, और इसका क्या नाम दें, शेड्यूल ट्राइब रख दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारा नाम नहीं है, ठीक है। कई लोगों को लगता है हम लोग तो एसटी, हम एसटी है, तो ये आपका नाम नहीं है, ये सरकारी प्रोविज़न का हिस्सा है जो आपको उसमें कुछ सुविधाएं मिलती हैं, आरक्षण मिलता है या कुछ क्या क्या जो भी है, ठीक है।
तो जब सुप्रीम कोर्ट हर 10 साल में पूछ रहा है कि प्रोविज़न एसटी जो है हटाने लायक हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये कभी भी हट सकता है। पिछले साल भी पूछा था। अभी सेंसस बहुत देर से हुई, जबकि 2021 में होना था। 2011 में हुआ था ना सर, इसके बाद 21 में होना चाहिए था, लेकिन अभी कितने साल हो गए, अभी तो 26 आ गया ना, 26 आ गया, अभी सेंसस हो रहा है। क्योंकि उस समय क्या है कि सेंसस को लेकर के बहुत चर्चा आने लगी कि कई लोग जो बोलते हैं कि सेंसस कागज़ में रिलीजन वर्ड को हटाओ, कम्युनिटी वर्ड को डालो, ताकि कौन सी कम्युनिटी के हैं पता चल सके, ठीक है। क्योंकि रिलीजन बहुत ज़्यादा भ्रामक है, कन्फ्यूज़न पैदा करता है। ऐसी चीज़ें लेकर के लोग बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगे थे ना, तो फिर पता नहीं कि किस लिए और भी कारण रहे होंगे, तो इस बार शुरू हो गया। खैर मैं ये कहूँ कि अब आपने मैंने बोल दिया कि एसटी शब्द जो है वो हमारा नाम नहीं है, वो एक ये सरकारी व्यवस्था का हिस्सा है। तो इसलिए मैं कहूँ कि सेंसस कागज़ में सेंसस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स कागज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके बाद ही सरकार कानून बना रहे हैं, बहुत सारे प्लान्स वगैरह बना रहे हैं, किस जगह में किसको क्या देना है क्या नहीं करना, उसी से प्लान बना रहे हैं ना। इसमें सिर्फ पॉपुलेशन का पता करने के लिए नहीं है सेंसस। अगर सिर्फ पॉपुलेशन की ही जानकारी देनी थी तो इसके बहुत सारे तरीके थे। वो तो इलेक्शन में भी हम लोग कितने पॉपुलेशन है मालूम हो ही जाता ना। अब घर घर जाके गिनती करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर जितने भी लोगों का एनरोलमेंट है उसी का हिसाब से मांग के उतना है बता सकते थे ना। लेकिन सेंसस पॉपुलेशन जानने के लिए नहीं, बल्कि किस समाज में, किस संस्कृति में, किस वर्ग में कितना कुछ हो गया, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखा जा सके, और जो चीज़ नहीं है उसको हटाया जा सके। तो ये चीज़ें हैं। तो हम कह रहे हैं कि एसटी हमारा नाम नहीं है, सेंसस, क्योंकि सेंसस के बाद ही इतनी चीज़ें प्लान बन रही है, तो इसका मतलब कि हमको हमारा नाम सेंसस कागज़ में चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए सेंसस कागज़ में, क्योंकि हमारा नाम वहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। एक कॉलम है, बहुत सारी चीज़ें कॉलम है, लेकिन एक कॉलम ऐसा है जिसमें है कहा गया कि रिलीजन कॉलम, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि रिलीजन शब्द बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करता है आदमी को, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी वो शब्द है ना, ठीक है। तो हमको रिलीजन वर्ड बोलना पड़ रहा है। तो रिलीजन कॉलम में क्या है कि सरकार ने ऐसे दिखाया कि भारत में महत्वपूर्ण रिलीजन कौन कौन से रहते हैं। रिलीजन मतलब कम्युनिटी से मतलब कर रहा है, जिसमें धर्म भी अपने आप आ रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं। तो क्या है, हिंदू है, हिंदू पहला है, फिर मुसलमान है, फिर क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, और क्या था, सिख है ना, सिख, जैन बोल दिया ना, सिख 6 है बोला ना। तो अब मैं आपको बताऊं, उतना ही है बोला। इसके बाद 7 कॉलम जो है अदर्स है ना। इन 6 में जो लोग नहीं आते वो अदर्स में है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक साथ आ जाओ बस, ऐसा हो गया ना। तो हम लोग ट्राइबल लोग कहाँ में टिक करते हैं, वहाँ पे अदर्स में। और जो बहुत भक्त किस्म के होते हैं ना, क्रिश्चियन में, हिंदू में कर देते हैं ना। अब लोग तो हिंदू ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनको एससी क्यों रखा। हिंदू के अंदर भी वो थोड़े ये में हैं, तो उनको ये प्रोविज़न देना चाहिए, उनके नाम दिया ना, ठीक है। तो अब क्या है ना, अब लेटेस्ट क्या है, एक जानकारी दे दो। मुझे नहीं पता कि ये आप इसको कितने सीरियसली लेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए जब इतना बोल ही गई उनको। अभी लेटेस्ट क्या हुआ, पिछले साल हमारी जगह में किमिन जो पापुमपारे में आता है ना, किमिन सर्कल में ये हुआ कि जो एससी सर्टिफिकेट हम लोग को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट देते हैं ना, ऊपर में कास्ट सर्टिफिकेट बोल के लिखा है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट लिख के और नीचे में लिखा, आप शेड्यूल कास्ट है ना, शेड्यूल ट्राइब है, जो शेड्यूल ट्राइब है तो एसटी है तो एसटी में टिक करो, एससी है तो एससी में टिक करो, लेकिन आप शेड्यूल ट्राइब नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट हमारे ट्राइबल में कास्ट सिस्टम नहीं है, समझ रहे हैं ना, कास्ट सिस्टम नहीं है, हमको कास्ट में क्यों डाल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप
हिंदू हो और हिंदू में आप शूद्रा हो। शूद्रा दो तरह के हैं, एक है शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि वो कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना। सुनिए, भगवान के बदले अपनी पहचान को बेच देना अच्छी बात नहीं है। ये जो है ना, हम लोगों को, आदिवासी लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, ऑफिसर को भी ख्याल ही नहीं है। ओ हम भी ख्याल नहीं किया, ऐसे ही तो मैडम ज़्यादा बोल दिया। अरे ज़्यादा बोल दिया, आप अपना एसटी सर्टिफिकेट को आप निकालो आप, वो निकाला, हाँ ऊपर में शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट कैसे देने शुरू कर। जो हम लोग बड़े हो गए ना, उनके पास एसटी सर्टिफिकेट है, जो हमारे बच्चे हैं ना उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। ऐसे करके जो पुराने होते गए वो मरते गए, जो नए होते गए कास्ट में आते गए ना। समझ रहे ना। ये जानबूझकर खेल चली कि ये षड्यंत्र के तहत चली, मुझे पता नहीं, हो सकता है गलती से भी हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए थी मुझे लगता है। तो मुझे लगा कि आपको जो जानकारी देनी चाहिए थी वो मैंने दे दी। तो अभी हमारे जो ट्राइबल राइटर्स, थिंकर्स, वो बोलते हैं कि आपके अपने ही देश के इंडिजिनियस लोगों को इतना अपमान करना छोड़ दो। सभी लोग, आप भी हर कोई हमारी भलाई के लिए बात करते हैं ना। सिर्फ एक मदद कर दो, हमारा नाम सेंसस कागज में डाल दो, आपके भगवान को तब भी हम मानेंगे। ठीक है। मेरे जैसे लोगों की अलग बात है ना, मैं मंदिर जाती हूँ ना मस्जिद जाती हूँ, कहीं भी नहीं जाती, फिर भी जिंदा हूँ। इसीलिए इस तरह की बातें मैं मतलब भगवान को फॉलो करके नहीं चलने वाले लोग भी तो है ना। कहा था ना 3 तरह के लोग हैं, और इन तीसरे की तरह में हम लोग आते हैं, और बहुत माइनॉरिटी में है लेकिन फिर भी है ना। तो कम से कम हमारा नाम वहाँ आदिवासी शब्द लगा दोगे, तब क्या होगा कि अरे मुझे मंदिर मस्जिद नहीं जाती, लेकिन मेरी पहचान है वहाँ सरकारी सिस्टम में, देश में। ये चीज़ें थी जो जानकारी मुझे देनी थी। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बाद मुझे जाना भी है वापस। तो अगर किसी को कुछ बातें करनी हो, बहुत सारी चीज़ें तो एक साथ तो नहीं बोल सकते हैं ना, फिर भी मुझे लगता है 2 घंटे तो बोल ही दिया। तो ये चीज़ें थी। किसी को अगर कुछ बात करनी हो या अपनी बात और भी मैंने कुछ अधूरी छोड़ दी हो, और ऐसे ही पुरुष को पूरा मार कुटाई करने वाली स्त्रियाँ भी है ना, हम क्या कहेंगे। उस पर बात करेंगे तो बहुत सी बातें हो जाएंगी, लेकिन हमारा जो एंसेस्टर ने स्त्री को मूल शक्ति के रूप में ये किया, और हमारे निशी में तो कोई भी रिचुअल्स उस स्त्री शक्ति को सबसे पहले याद किए बगैर रिचुअल्स ही शुरू नहीं होते। और जो हम लोग क्या है, एक ज्ञान की देवी है, ठीक है, जिसको डोरिंग चीजिंग बोलते हैं, अब पता नहीं लोग डोरियां चांजांग बोलते हैं। तो उस ज्ञान की देवी का आह्वान सबसे पहले उसका नाम लेते हैं, इसके बाद रिचुअल शुरू होते हैं। तो ज्ञान में ज्ञान के अंतर्गत स्त्री शक्ति को ज्ञान का प्रतीक माना गया, और आबोतानी को भी। आबोतानी भी गोल गोल स्त्री की चारों ओर चक्कर काटता है, और उसी स्त्री से उसको शक्ति मिलती है, उसी स्त्री से उसको ज्ञान मिलता है, उसको अनुभव मिलता है ना। ये स्त्री ने इस तरह की ज्ञान दी, उस स्त्री ने इस तरह की ज्ञान दी, और आबोतानी शक्तिशाली और ज्ञानवान बनता है। तो वो ज्ञान का स्रोत है। लेकिन अगर आप सामाजिक अभी उस दृष्टि से बोलने लगेंगे तो अलग बात हो जाएगी, पर तो बहुत झगड़ा भी हो सकता है ना। बहुत अच्छा प्रश्न था।